ये हो सकता है कि जो लेडीज को या बच्चियों को आजकल पीसीओडी हो रहा है, इसका जो मेन कारण एक मदर भी हो? करेक्ट भोजन का चयन करना और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में बताएं कि गर्भ संस्कार क्या होता है। टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स: हाउ यू नरिश, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू हुक विथ नेचर, बायोलॉजिकल क्लॉक। फीमेल्स में हमने देखा कि ज्यादा स्ट्रेस होता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर थॉट्स एंड इमोशंस। तो मैम आईवीएफ किस कंडीशंस में ही कर जाना चाहिए? रेयर इंडिकेशन होती है, 1000 में किसी एक को जरूरत पड़ती है। रियल अगर हस्बैंड इज अजूस परफेक्ट। अरे इसका तो हमेशा ही सिर दुखता रहता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई बीमारी। ये शब्द हमेशा आपने सुने होंगे, लेकिन इसका डीप कॉज क्या है, डीप रूट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। आज हमने बात की है गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता झा से, जिन्होंने स्त्री रोगों के बारे में और बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, सभी टॉपिक्स पे बात की गई है। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। लेट्स बिगिन। नमस्कार मैम, बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक बहुत ही अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मींस गायनी हैं। आपके मतलब कि ये इनपुट जो आपकी एक्सपर्टीज है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लेडीज के लाइफ में और कई फैमिलीज में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू सो मच मैम। आजकल जो हम पहला इसी से शुरू करेंगे मैम, कि आजकल जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस हो रहे हैं फीमेल में, जिसमें से सबसे कॉमन है पीसीओडी। तो इसके होने के क्या रीजंस हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बच्चों में मैनिफेस्ट होती है। जस्ट पीरियड्स शुरू होती हैं लड़कियों की, माहवारी आते हैं और इसमें रिदम नहीं होता। तो इसकी जो है ओरिजिन आप देखो तो इट्स इन दी लाइफस्टाइल जो आजकल बच्चों में कॉमन पाई जा रही है ना। और इसकी जो है नींव पड़ जाती है राइट फ्रॉम अर्ली इयर्स, बचपन से लेकर के 12-13 साल की उम्र से। जन्म से ही लेकर के आजकल जो जिस तरह से आप देखते हो ना, पेरेंट्स अपने बच्चे को न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी जंक फूड खिलाना या पिज्जा बर्गर, कोई रूटीन नहीं, कॉमन है। मैंने देखा कितने बच्चों को कि उनकी स्टडी इवनिंग में लेट नाइट तक होती है, सुबह देर से उठना, फूड में पैटर्न नहीं, कुछ भी खा लेना, है ना। एंड जस्ट कैसे हमारे शरीर में रिदम हो, इसको नहीं समझ पाते लोग, और यही वजह है कि लोग बीमार भी पड़ते हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल रूल्स अगर आज भी फॉलो होगा तो बच्चे इतने बीमार नहीं हो सकते। तो सबसे पहले यही है कि हमें अपनी कल्चर से कनेक्ट होकर के न्यूट्रिशन में उन्हीं चीजों को प्रमोट करना है जो खाकर हमारे एंसेस्टर्स ठीक थे। आप ज्योग्राफी को ही डिवाइड करोगे तो सिंपली आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल कंट्री है उसकी टेम्परेचर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फाउना ये डिफरेंट होगी फ्रॉम टेम्परेट जोन, फ्रॉम एक्सट्रीम ग्लेशियर वाले जोन, सब में अलग होती है। तो इवन आप रोड पे एग्जांपल लो, कार होते हैं 4 तरह के, राइट, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड, है ना। तो आप उनकी ईंधन को बदल देंगे फिर गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल। सिमिलरली जो जिस हिसाब से हमारी मेमोरी में या डीएनए में हमारे एंसेस्टर्स की जो मेमोरीज है, उसको अगर हम बाईपास करके अपने सेंस ऑर्गन के प्लेजर के लिए रॉन्ग चीजें शरीर में डालेंगे जो हमारे बॉडी के लिए स्पेसिफाइड ही नहीं, तो शरीर में डिजीज डाउनलोड होती है। बेसिकली शरीर की जो मेन कॉम्पोजिशन है उसके साथ खिलवाड़ है ना, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी नहीं ना। दिस हैज बीन अ कंट्री ऑफ सेजेस, जहाँ पर लोग काफी समझदार, काफी प्रोग्रेसिव कंट्री था। इतनी ज्यादा हमारे कंट्री में रिसोर्सेस थे जो बाहर से लोगों को अट्रैक्ट किया टू इन्वेड एंड टू लूट अस। बट अब हम उन चीजों से बाहर निकल चुके हैं और हम अब अवेकन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम समझे कि नहीं,
वापस हमें अपनी चीज़ों से कनेक्ट होनी है, क्योंकि हेल्थ वहीं छुपी है। अपने शरीर की पर्यावरण को उन्हीं तत्वों से सींचना है जो खा के हमारी फ्लैश बोन ब्लड को, है ना, उसकी ओरिजिनलिटी मिलती है। नहीं कि वो क्या मार्केटेड है, बहुत टेस्टी है, फ्लेवरफुल है और इसे खाना बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि और लोग एडवर्टाइज करके मार्केट में बेच रहे हैं, राइट, है ना। तो ये इसके पीछे हमें नहीं जाना है। वी हैव टू यूज आवर कॉन्शियसनेस, है ना। एक भी चीज हम ये देखते हैं, क्या ये हो सकता है कि जो लेडीज को या बच्चियों को आजकल पीसीओडी हो रहा है, इसका जो मेन कारण एक मदर भी हो, कि अगर मदर ने जब बच्चा कंसीव हम कर रहे थे, वो हमारे वूम में था या उससे भी पहले मदर ने अपना ध्यान नहीं रखा, उन्होंने बाहर का जंक खाया है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया, तो उनके आने वाले बच्चियों में या बच्चे में किसी तरह की बीमारी पहले से, उनके पैदा होने से पहले ही उनमें लग गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है जब बेबी माँ के वूम में क्रिएट कर रहा होता है जी, है ना। एक माँ के अंदर हैप्पी पॉजिटिव थॉट्स होना, करेक्ट भोजन का चयन करना और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज डिसाइडिंग द साइकी ऑफ द बेबी, है ना। उसकी ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लिटरली पाया गया है जो मदर बैलेंस मील लेती है, जो डिसिप्लिन में है और जो बहुत सही तरीके से अपने दिनचर्या का चुनाव करती हैं, उनके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। गर्भ संस्कार का एक प्रचलन अभी हाल फिलहाल में मैंने ज्यादा देखा है, तो इसके बारे में बताएं कि गर्भ संस्कार क्या होता है। गर्भ संस्कार है बेसिकली वही कि लाइक आप माँ के ओवरऑल डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे, उसके न्यूट्रिशन का, उसके लाइफस्टाइल का, है ना। पहले ये एफर्टलेस, मैं तो कई मरीजों को बताती हूँ कि लाइक कंसीव करने के बाद कि फर्स्ट लेसन इज अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, आपकी फूड चॉइसेस क्या हो, देन लिव इन, टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स, हाउ यू नरिश, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू हुक विथ नेचर, बायोलॉजिकल क्लॉक। बहुत बड़ा इशू फीमेल्स में हमने देखा कि ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन फीमेल में, चाहे वो पोस्टपार्टम हो, प्रीपार्टम हो, बच्चा होने से पहले भी। ऐसा लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद मेरा मूड चिड़चिड़ा हो गया है, पोस्टपार्टम जो सिंड्रोम होते हैं। लेकिन कॉमनली भी फीमेल्स में सभी घर में भी कंप्लेन करते हैं, अरे ये तो चिड़चिड़ी रहती है, इसका तो मूड ही ऑफ रहता है, इससे मूड स्विंग्स रहते हैं। तो ये क्या हार्मोनल होता है या फिर ये इंडिविजुअल चॉइस होती है किसी फीमेल की? चॉइस तो ये नहीं हो सकती है ना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है किसी भी फीमेल की, और आज के ज़माने में आप वर्किंग भी होते हो तो आपसे हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सब कुछ हैंडल भी कीजिए और गुस्सा भी ना करें। बिल्कुल। तो वो इरिटेशन कहीं ना कहीं तो झलक जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए ट्रेन नहीं होते हैं। कई चीज़ों में सिखाया जाता है, लड़की है धीमा बोलो, तेज मत बोलो, एक्सप्रेस मत करो, सबका ध्यान रखो। बट सबसे बड़ी गलती जो आज के ज़माने में हम करते हैं वो है अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो उसके लिए करना हमें यही है कि सिंपली टू कंट्रोल योर थॉट्स, रिमेंबर वन थिंग, कि आपकी थॉट अच्छे, पीसफुल एंड हैप्पी हो, इसके लिए यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग स्टाइल। जब आप चैन में होते हो, सुकून में होते हो, देन आपकी ब्रीदिंग स्टाइल होती है डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, गहरी लंबी सांसें। जब आप फियर मोड में होते हो, जैसे यू आर बीइंग चेस्ड बाय अ टाइगर, तब देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। जब आप गुस्से में होते हो, फिर आपकी ब्रीदिंग स्टाइल कैसी होगी? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल प्रॉपरली, चेहरा फ्लश्ड हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल योर ओन बॉडी, योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यू वांट टू स्विच कंट्रोल मोड ऑफ योर बॉडी, द बेस्ट थिंग इज दैट किसी भी माहौल में हो, फर्स्ट थिंग है ये सिचुएशन इज होस्टाइल, आप वहां से मूव ऑन कर जाइए। आपको लग रहा है कि सिचुएशन में यू आर नॉट फीलिंग नाइस, यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स, वहां से मूव करके किसी पीसफुल कॉर्नर में जाएं। क्लोज योर आइज, इंटरनलाइज, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमारी हाइपोथैलेमस होती है। एंड देन सिंपली मेक डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांसें, है ना। 5 मिनट्स ब्रीथ हैवीली एज इफ यू आर ब्रीदिंग डीपली एब्डोमिनली। 5 मिनट आपके अंदर अपने आप शांति डाउनलोड होगी। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास या गायनी के पास जाते हैं कॉमनली,
तो वो ना पेशेंट की नजर से, वो पेशेंट्स में ना पैसे देखते हैं कि आजकल जो सबसे कॉमन चीज है वो मैं आपको बताती हूँ कि फाइब्राइड्स फीमेल में की जो बच्चेदानी है, ओवरी है, उसमें पता नहीं कैसे गांठ बन जाती है, फाइब्राइड्स हो जाते हैं। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट उनका सजेशन रहता है कि ओवरी आपकी रिमूव करनी पड़ेगी, यूट्रस आपका रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैम क्या सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन रहता है? नहीं, सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। मैंने कितने डिफिकल्ट केसेस को देखा है जिसमें कि लाइक दे हैव बीन सेंटेंस्ड कि अगर आपकी ये सर्जरी भी मैं करती हूँ तो यू मे डाई ऑन टेबल। एक ऐसी पेशेंट थी जिसकी 6 ग्राम हीमोग्लोबिन थी, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी था। देन उसको बताया गया कि नाउ यू हैव टू जस्ट पुट अ सिग्नेचर दैट इवन यू मे डाई ऑन टेबल ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो चूंकि वो मेरी जानकार थी, किसी तरह से मुझे कनेक्ट हुए, तो मैंने कहा कि इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, दे आर मेकिंग मी साइन कि यू मे डाई ऑन टेबल। मैंने कहा नहीं, अगर आप चाहते हो तो लेट मी सी। फिर मैंने उनको पहले आयरन इन्फ्यूज़न लगाई, ये 2010-11 की कहानी है। फिर मैं उसको आयरन इन्फ्यूज़न लगाई, 2-4 शॉट्स, उसके यूट्रस में हमने हल्की सी डीएनसी वगैरह करके माइलिना इम्प्लांट किया। फिर उसके जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए फिजिशियन की मदद ली कि सर इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, और मॉनिटर करते गए। देन 6 मंथ तक इट ऑल वाज फाइन, इवन उसकी पीरियड्स भी रुक गए। बट 6 महीने के बाद मारिना बाहर आ गई। फिर हमने ढूंढना शुरू किया, ना व्हाट नेक्स्ट, हाउ कैन आई हेल्प हर, क्लॉट इज स्टिल देयर लेग में। तो हमने फिर उसको अल्टीमेटली देखना शुरू किया, कुछ ओल्ड जर्नल्स एंड ये कुछ नए पुराने कुछ रिसर्चेस ढूंढना शुरू किया। देन आई केम टू नो कि मीफेप्रिस्टोन जो मेन एबॉर्टिफिकेंट है, ये बहुत हल्के डोज में अगर हम यूज करें तो मरीजों की बीमारी जो है इट हैज फाउंड समटाइम्स टू रिग्रेस। तो वो तो था ही था, प्लस उसकी लाइफस्टाइल भी ग्रॉसली गड़बड़ थी, है ना, लाइक जंक फूड खाना, एक्सरसाइज योग नहीं करना, हमेशा एंजाइटी टोन में रहना। तो इन सब चीज़ों को भी हमने हैंडल किया। लाइक आई टॉट हर कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, यू हैव टू जस्ट इफ यू वांट टू कम आउट कोऑपरेट, आपकी न्यूट्रिशन यूँ होनी है, देन लाइफस्टाइल यूँ होनी है, एंजाइटी मोड में ना जाए, हुक टू योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो वो सब चीज़ें उनको अलाइन किया। एंड नाउ शी इज इवन पोस्ट मेनोपॉजल। आज कितनी हो रही, 2024। वो लेडी की कभी सर्जरी की जरूरत पड़ी ही नहीं। एक साइजोफ्रेनिक पेशेंट थी, 38 इयर्स ओल्ड, डाइवोर्सी। उसकी मदर उसको लेकर आती थी लुधियाना से दिखाने कि लाइक आप बचा लो, इनकी हिस्टेक्टमी नहीं कर सकती वरना मैं कैसे केयर करूंगी। वो भी एनीमिक थी, बड़ा सा फाइब्रॉइड था। उसके साथ भी हमने इन्वॉल्व होके कभी शुरू में तो हमने कुछ GnRH के इंजेक्शन भी लगाए, फिर हमने टैबलेट्स पे स्विच ओवर किया, फिर उसको जैसे भी हेल्प किया, करते कराते उसके साथ इन्वॉल्व होकर यू हैव टू ट्रीट एवरीवन। मतलब जैसे एक कलाकार होता है तो आप अपने नॉलेज एंड स्किल को कला की तरह यूज करिए। किसी को देखिए तो हड़बड़ा के बस एक ही डायग्नोसिस, एक ही ट्रीटमेंट ना बताएं। हर किसी को देख के समझ के उसके लाइक यू हैव टू एंटर इनटू द रूह या कॉन्शियसनेस ऑफ दैट पेशेंट, है ना, और फिर उसके हिसाब से उसको हैंडल करना है कि इस मशीन में मुझे कैसे इलाज करना है। दिस यूनिट इज समथिंग यूनिक, ह्यूमन बॉडी, है ना, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। यहाँ पर शहरों में तो अच्छी फैसिलिटीज हैं, हर एक फीमेल को जो भी जिस भी रिलेटेड इशू से जूझ रहे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन गांव में आज भी छोटे शहरों में आज भी वही समस्या है, उनको अच्छे से कोई भी गायनी नहीं मिल पाती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो शहरों में ही रह जाते हैं, गायनीज रह जाते हैं, गांव में नहीं मिल पाती है। उसके लिए कैसे, और जो वहां पर डॉक्टर रहते हैं, झोला छाप डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो रह जाते हैं, उनको गलत गलत गाइड कर। ऐसी कई धारणाएं अभी भी गाँव में हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? एजुकेशन काम करेगी अगर हम सबको शिक्षित कर दें, है ना। पहले हमारे कंट्री की शिक्षा की स्तर बहुत ही एक्सेलेंट थी, नालंदा एंड डिफरेंट जो है ना हाईलाइटेड होते हैं, तक्षशिला एंड व्हाट नॉट, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी थी और ये तो ज्ञान का भंडार था। अभी ये अज्ञानता की तो लाइक वेव है, वेव ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें हम इतने मतलब लाइक भटक चुके हैं। अब इससे बाहर आना है तो ये शिक्षा हमें बचपन से स्कूलों के लेवल पे, हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, अगर ये स्कूल में ही बच्चों को सिखा दे तो आज इतनी पेशेंट की लाइन नहीं लगेगी समाज में। यही तो सिखाना है हमें सबको कि अपने शरीर की यूजर मैनुअल जानिए। अगर ये सीख जाएंगे बच्चे और एक सही तरीके में जीने की कला आ जाएगी
तो आज हमारे पास इतने मरीजों का भंडार ही क्यों लगेगा, ना शहर में ना गांव में। आज भी जो गांव से कनेक्टेड है उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। चाहे गांव हो चाहे नगर हो, कहीं भी इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आते हैं, जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स हैं ये भी धड़ल्ले से खुल रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी का क्या मेन रीजन है और आईवीएफ कैसे वर्क करता है इसमें? मैं बताती हूँ कि लाइक इनफर्टिलिटी की समस्या भी लाइफस्टाइल का ही मैनिफेस्टेशन है। ओके। मैं ऐसे भी पेशेंट को जानती हूँ, है ना, जिसकी वो 2011 से 2018 तक कई सर्जरीज, एआरटी अटेम्प्ट्स, ओवेरियन सिस्टेक्टमी, सब चीज हो रखी थी बेचारी की। एंड देन शी हैड वन रिपोर्ट फ्रॉम अ रेप्यूटेड प्लेस जिसमें लिखा था बायलैटरल कॉर्डुअल ब्लॉक, लो AMH, पुअर ओवेरियन फॉलिकुलर रिजर्व, नाउ यू कांट कंसीव। अब उस बेचारी ने सोचा मैंने तो बहुत ही अपने शरीर में मुसीबत झेले, नाउ लेट मी ट्राई विद समथिंग। हाँ, विद ट्राई IVF भी हो चुकी थी उसकी, नाउ लेट मी ट्राई विद समथिंग डिफरेंट। उसको सरोगेसी के लिए बोला गया, उसने कहा कि अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेट मी डिटॉक्स माय ओन सेल्फ। तो उसने 3 महीने इंटेंसली शी वर्कड अपॉन हर लाइफस्टाइल, अच्छे से काम किया अपने ऊपर, एंड यू वोंट बिलीव कि उसकी एक नेचुरल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ठहरी। 2019 में एक हेल्दी बेबी बॉय डिलीवर किया और 2022 में फिर अगेन शी कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली। वो शी बिकेम लाइक वेरी कंफर्टेबल विथ हर लाइफस्टाइल और वो आगे भी फॉलो करती रही। 2022 में दूसरा बेबी भी हुआ, दोनों हमने यहाँ यथार्थ में डिलीवर किए। तो है कि, और यही नहीं, कई मरीजों को आते हैं कि लाइक आई एम डिस्टर्ब्ड एंड फलना ढिमकाना। इफ दे सब नहीं सुनते, बट जो, क्योंकि हर किसी के गले उतरेगा ही नहीं इतने डिसिप्लिन में जीना, बट जो सुन के समझ के फॉलो करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो मैम आईवीएफ किस कंडीशंस में ही कर जाना चाहिए? रेयर इंडिकेशन होती है, 1000 में किसी एक को जरूरत पड़ती है। रियल अगर हस्बैंड इज अजूस्पर्मिक या कॉर्नुअल ब्लॉक है या ट्यूब बैडली डैमेज्ड है, वैसे कंडीशन में छोटी मोटी बातों के लिए हर किसी को पकड़कर IVF करना, इट्स अ क्राइम। एक ब्रेस्ट कैंसर मैम बहुत कॉमन है फीमेल्स में, इसके क्या रीजंस हैं? ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स है ना, शरीर में एक्सेस ईस्ट्रोजन हमारे बनते ही क्यों है? तो इट्स जस्ट बिकॉज आई एम इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशन, खाने पीने की रूटीन गड़बड़ है, हमारी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है ना, और हम पूरी लाइफ एक कंफ्यूज लाइफ जी रहे होते हैं। बेबी को ब्रेस्ट फीड भी ना कराया होता है, कई अननोइंगली हम हार्मफुल चीजें खा रहे होते हैं जिससे हमारे शरीर में कार्सिनोजेंस एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये होती है। कॉन्शियस लिविंग पे आएंगे तो सब चीज हील होती है, एवरीथिंग कैन हील। सो यू हैव टू जस्ट लर्न कि योर बॉडी इज नॉट समथिंग लाइक अ डस्टबिन, इट्स अ टेम्पल, है ना, ये व्हीकल है। ये सिंगल सेल जाइगोट से यात्रा शुरू करेगा और एक दिन बुजुर्ग होकर प्रकृति में मिल जाएगा। यूटीआई के क्या मतलब, मेन यूटीआई होने, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका होने का मेन रीजन क्या है और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है घर पर? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देखिए इसमें है कि लाइक हमारी फीमेल शरीर की जो यूरेथ्रा है ना, इट्स सिंपली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये शॉर्ट होती है। एंड ये इसकी इंटेग्रिटी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन आपकी बॉडी की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं या जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी होती है, उसकी यूरेथ्रा दे आर रिलेटिवली वीक, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द हार्मोन्स ईस्ट्रोजन जो आपके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये बॉडी को ओवरऑल स्वस्थ आप जैसे रखते हैं विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही है। ईट राइट, थिंक राइट एंड कुक विथ नेचर्स क्लॉक, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको स्वस्थ रखेगा। उसके बियॉन्ड आपको अगर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप एक तो यूरिन माइक्रोस्कोपी देखें, कल्चर देखें, इसमें कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया आती है तो ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कई बार ये इन्फेक्शन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की भी होती है जिसमें आपको रिपीट इन्फेक्शन होती रहती है, आप एंटीबायोटिक खाते हैं बट यू आर नॉट रिलीव्ड। ये जेनिटल फ्लू बोलते हैं उसको और ये बहुत कॉमन बीमारी है। यू कैन एक्वायर इट फ्रॉम एनी कॉमन प्लेस, कॉमन टॉयलेट। तो हमारी इम्यूनिटी अगर वीक है, आई एम हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी, एनीमिक है और हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे बाय टचिंग द डोर हैंडल, बाय टचिंग टैप एंड एवरीथिंग एल्स, हम अपने शरीर में भी तो उस वायरस को लोड कर लेते हैं। एंड एक्सीडेंटली आई टच माय प्राइवेट पार्ट, आई कैन कंटामिनेट माय ओन सेल्फ। जेनिटल फ्लू ऐसे होता है, ये कॉमन है, कई बार इसे भी लोग स्किप कर जाते हैं। एंड ओवरऑल आप जब हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे
एक बात का हमेशा ध्यान दें, जैसे जब हम ओरल कैविटी जहाँ से फूड की एंट्री होती है इसको 2 बार क्लीन रखता है, वैसे ही प्राइवेट पार्ट की हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम अपने शरीर के सारे वेस्ट मेटाबोलाइट को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। यूरिन, मोशन, है ना, एवरीथिंग इज बीइंग एलिमिनेटेड, पीरियड्स वो वहां से एलिमिनेट होता है, तो उसकी स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। एक फीमेल्स मैंने देखा है, कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स जितना सर्कल है वो सब ने देखा है कि जैसे ही यूटीआई हुआ सबसे पहला काम करती हैं वो फ्लूकोनाजोल लेने का या इट्राकोनाजोल लेने का। सबसे पहला काम वो वही वीक में 1 टैबलेट ले लेती हैं। तो इसका साइड इफेक्ट होता है उन लोगों को? देखिए, हेल्प होना चाहिए, मेन चीज है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन इट विल हेल्प यू। ये एंटी फंगल होती है। अच्छा। अब एंटी फंगल की अगर रिक्वायरमेंट है, यू आर हैविंग कैंडिडियासिस, तो बट कैंडिडियासिस भी तो होता है व्हेन आई एम हैविंग अ पुअर इम्यून सिस्टम, एंड इम्यूनिटी को फिक्स करने के लिए यू हैव टू जस्ट भाई कि लाइक एक तो भोजन में से सही भोजन, शरीर में से सही भोजन गुजरे, मन हमारा शांत रहे। शांत रहने की प्रैक्टिसेस क्या है? डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन बिटवीन कभी डे टाइम में हमें लग रहा है हम तनाव में चले गए, चूज अ साइलेंट कॉर्नर ऑफ द रूम, वहां जाके आंखें बंद करके इंटरनलाइज एंड डू सम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, यू विल बिकम इंटरनली काम, और आपके अंदर अपने आप हीलिंग हार्मोन्स बन जाते हैं। इतनी तुरंत दवा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और फिर भी दिक्कत है तो जस्ट वॉच दैट यू आर एम्पली ड्रिंकिंग गुड वॉल्यूम ऑफ वाटर, 8-10 ग्लास हर जो भी आप वेस्ट बॉडी में से एलिमिनेट करते हो, चाहे वो पसीना है, श्वास है, यूरिन है, मोशन है, सब में तो पानी है। तो हमें शरीर में से अगर हम सोचेंगे थोड़ा लेस पानी पी के चल जाएगा, नहीं, बॉडी को क्लीन रखना है तो 8 से 10 ग्लास पानी हर मौसम में लीजिए, रफली ऑन एन एवरेज। आज भी ना लेडीज अपने बारे में बात करना नहीं चाहती हैं। सबसे जो मेरे को लगता है हर लेडी इस समस्या से जरूर गुजरी होगी, वाइट डिस्चार्ज की समस्या से। ये कई बार स्टिकी होता है, स्मेली होता है, कई बार वाटरी फॉर्म में होता है। तो इसके जो अलग अलग प्रकार है, कई बार ग्रीनिश भी मैंने सुना है कि होता है, और कई बार ब्लड भी आ जाता है वाइट डिस्चार्ज में। तो मैम इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? ये जो वेजिनल डिस्चार्ज है ना, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ कैसी है, ठीक है। इफ इट्स प्योर इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में फिर कई बार इफ इट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस जिसमें एनारोबिक इन्फेक्शन है, तो उसमें फिशी ओडर की आपकी मिल्की डिस्चार्ज आएगी। इफ इट इज कैंडिडियासिस तो फटी फटी दही से डिस्चार्ज आएगी, है ना। इफ इट इज हार्मोनल इम्बैलेंस और आपकी रेगुलर पीरियड्स है, तो उसमें फिर आपकी इंटरनल कैविटी ऑफ द यूट्रस से ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा होगा। सर्वाइकल लीजन है, इन्फेक्शन है, या सम कैंसरस लीजन है, तो उसमें भी ब्लड मिक्स्ड आएगी। तो एक बहुत बेहद एक पूरी चैप्टर ही हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको इसकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है तो उसके आधार पे आप दवा लो। और ओवरऑल जैसे हमने बताया कि इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू कैच केरीज टूथ, सिमिलरली इफ यू टेक केयर ऑफ योर जनरल हाइजीन, है ना, कि शरीर में से शुद्ध भोजन गुजरे, मन में से अच्छे थॉट्स गुजरे, और हमारी रूटीन सूर्य के घड़ी से मिली हो, बायोलॉजिकल क्लॉक, इस 3 पॉइंट पे अगर हम काम करें तो आज हम अपने कंट्री में मोर देन 90% को, है ना, उसकी बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बट ये इनग्रेन्ड हो, उनको बचपन से ट्रेन किया जाए, ये चीजों की इंपॉर्टेंस उसे बताई जाए, ताकि वो बड़ा ही हो इन वैल्यूज के साथ और कभी बीमार ना पड़े। मैम स्ट्रेस मेन रीजन है वाइट डिस्चार्ज और यूटीआई होने का? बिकॉज आप स्ट्रेस में रहेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स स्टिमुलेटेड, यू स्टार्ट पंपिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैटाबोलिक हार्मोन्स, दैट इज एड्रेनलिन, कैटेकोलामीन्स एंड सारे तनावपूर्ण हार्मोन, जिससे आपके अंदर कैटाबोलिक प्रोसेस होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, डिजीज होगी, एवरीथिंग सफर्स, आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगी एंड हर तरह की इम्बैलेंसेस होंगे। मैम एक्चुअली जब वो मेनोपॉज का फेस होता है तब हार्मोन्स का इतना उथल पुथल हो रहा होता है कि बॉडी के जो चेंजेस है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं फीमेल्स को। मूड चिड़चिड़ा रहना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, वो भी एक फेज डिप्रेशन का हो जाता है। जैसे जब लेडीज को पीरियड्स होने वाले होते हैं वो पीएमएस सिंड्रोम से गुजर रहे होते हैं, और जब मेनोपॉज होने वाले होते हैं तो भी क्या वो सेम इमोशंस चल रहे होते हैं फीमेल में। कि आपकी लाइफ तो हमने बताया ना कि यू आर लाइक अ फ्लोइंग व्हीकल, है ना। right. जब आप चाइल्डहुड एज में होंगे तब आपकी सोच अलग होती है, फिर आपकी एडोलेसेंट, यूथफुल, मिडिल एज, ओल्ड एज, सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग डेली, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती जाती है।
जब आप होते हैं 20 इयर्स तो आपके पास एनर्जी भरपूर होती है, बट यू आर नॉट दैट बैलेंस, आपकी सेंस ऑफ मैच्योरिटी लेस होती है ना, यू आर लेस मैच्योर, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओगे, रिएक्ट करोगे, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड इमोशंस टू दैट एक्सटेंट। जैसे आप मैच्योर होते हो, जिंदगी इटसेल्फ इज अ स्कूल, ये आपको कई चीजें सिखा देती है। तो जब हम समझ जाते हैं हाउ टू कंट्रोल माय थॉट्स एंड इमोशंस बाय प्रैक्टिसिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, बाय ब्रीदिंग, बाय टेकिंग केयर ऑफ माय एम्बियंस, तो मुझ पर कोई भी बीमारी बेअसर होगी, कुछ भी नहीं हो सकती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंस है योग का। तो मैम जो हमारी बॉडी से या फीमेल की रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एलोपैथी में ही उनका इलाज है या फिर दूसरे जो साइंसेस आयुर्वेद है? अल्टरनेटिव साइंस भी बहुत हेल्पफुल है। हर चीज का इलाज हमारे साइंस में नहीं है। डायग्नोसिस एक्सेलेंट है हमारे में, है ना, इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़िया है, बट ट्रीटमेंट के लिए वी मस्ट मेक एन अमालगमेशन ऑन ऑल द अदर फैक्टर्स आल्सो। जैसे वॉट की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छी होती है ना। एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट। एक्यूट प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, कट गई, इंजरी हो गई, हड्डी टूट गया, चाइल्ड बर्थ है, चलो इस सब चीज के लिए ठीक है, बट कई क्रोनिक एलिमेंट्स आप सिंपली बाय टेकिंग आउट देयर स्ट्रक्चर्स यू कांट फिक्स देम, यू आर रॉबिंग देम। राइट, थैंक यू सो मच। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम फीमेल्स को, जो आपने पहले पूरे पॉडकास्ट में अपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, फिर भी क्या आप लास्ट में कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे फीमेल्स को? या कि वो अपने लिए जीना सीखे, सेल्फ केयर करे। पूरी दुनिया के लिए जी लेती हैं बेचारी, अपने लिए नहीं सोचती कभी। तो अपने आप को क्वालिटी लाइफ दे, पैम्पर योरसेल्फ। अगर आपने खुद से प्यार नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कुछ मिथ भी लेकर आई थी, बस मैं आपका 5 मिनट और लूंगी कि कुछ ना फीमेल्स को मिथ हो जाते हैं, वो मैं लेकर आई थी आपके लिए। जितना भी आप आंसर देना चाहें। पीरियड्स पेन में मेफलस्पास लेना, इब्रुफेन खाने के साइड इफेक्ट होते हैं? होते हैं। पीरियड्स के टाइम सिर धोकर नहीं नहाना चाहिए, इससे पीरियड्स का फ्लो बंद हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अपने आप को क्लीन रखना है। मेंस्ट्रुएशन के जो ब्लड होता है वो डर्टी ब्लड होता है? बिल्कुल नहीं, वो आपकी शेडिंग एंडोमेट्रियम है। जो एंडोमेट्रियम रेडी हुआ था फर्टिलिटी के लिए, अभी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, तो इट हैज बिकम नेक्रोज्ड एंड इट हैज फ्लश्ड आउट। नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अनदर साइकिल। जैसे फूड जैसे कर्ड, इमली, पिकल्स ब्लड फ्लो को बढ़ा सकता है, तो नहीं खाना चाहिए? इसके बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती, बट मोस्टली मैंने ये देखा है कि पीरियड्स के टाइम इट्स वेरी कंफर्टेबल टू ईट मोर फ्रूट्स एंड सात्विक डाइट लाइक खिचड़ी, दलिया, तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है। इट विल नॉट इरिटेट यू, इट विल कीप योर मूड लो। जिन्हें पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को, उन्हें पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, उससे फूल मुरझा सकते हैं। आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट। पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? जेंटल एक्सरसाइज करेंगे। आजकल लड़कियां तो फाइटोप्लेन भी चला रही, कहाँ रोक देती हैं, कहाँ रोक, स्विमिंग कॉन्टेस्ट में भी जाती हैं, हर कुछ कर रही हैं। तो फिर पीरियड्स के टाइम पर जो ये पूजा पाठ वगैरह नहीं करना चाहिए और अलग कमरे में, बंद कमरे में, लो लाइट में, शेड में रहना चाहिए? मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ अपने काम को ही पूजा माना है और अपने पेशेंट्स को भगवान माना है। तो करते रहना चाहिए। करते रहना है, आप जिस भी विधि में करते हो। हैवी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है। लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर डॉटर। अगर हम उसे एजुकेट नहीं करेंगे तो क्या समाज करेगा? थैंक यू सो मच,